सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। कस्तूरबा अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह है ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट। मुंबई शहर में ऐसे 2 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट हैं जिसके जरिए 2000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन गैस का उत्पादन रोजाना हो रहा है। और तीसरी लहर का अंदेशा जो बीएमसी को है, उसको लेकर भी तैयारियां इतनी है कि ऐसे 16 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट मुंबई में लगाए जाने वाले हैं। टेंडर फ्लोट कर दिया गया है और जैसे ही मशीन बीएमसी के पास आ जाएगी, मुंबई के पास आ जाएगी, वैसे ही 1.5 महीने के अंदर ऐसे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट को सेटअप कर दिया जाएगा। तो ये तैयारी तीसरी लहर को लेकर बीएमसी कर रही है। लेकिन इसके अलावा जिस ऑक्सीजन मैनेजमेंट की तारीफ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उसमें बड़ा रोल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक का रहा। बीएमसी का कहना है कि मुंबई में ऐसे 20 अस्पतालों में पहली लहर के दौरान ही ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स को इंस्टॉल कर दिया गया और इन्हीं टैंक की वजह से मुंबईकरों की सांस संभाली गई। तो इसी तस्वीर से हम शुरुआत कर रहे हैं शो की, और सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं बिहार से, जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की किल्लत नजर आ रही है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के खरीदे हुए जो एम्बुलेंस हैं वो खड़े हुए दिख रहे हैं क्योंकि ड्राइवर की कमी है। दर्जनों की तादाद में खड़ी ये एम्बुलेंस बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी ने एक अस्पताल के नाम पर खरीदी, जो अब तक नहीं खुला। बिहार के एक दूसरे नेता पप्पू यादव ने बिल्कुल छापामार अंदाज में इन्हें खोज निकाला। उनका दावा है ऐसी 45 एम्बुलेंस 2 साल से यहाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूडी जी का है ना पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? ये नहीं कह सकते हैं कि ये धूल खा रही हैं। इन्हें अच्छे से ढक कर रखा गया है। इन्हें सांसद निधि से खरीदा गया था। इन पर प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और राजीव प्रताप रूडी की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस कोरोना काल में एक बीजेपी नेता के घर से ये एम्बुलेंस पड़ी हुई क्यों है? क्यों पप्पू यादव को यहाँ छापामारी करने का अवसर मिल गया है? रूडी का जवाब बहुत सीधा है, उनको ड्राइवर नहीं मिले। वैसे उनकी सफाई है कि 60 नहीं 20 एम्बुलेंस पड़ी हुई हैं। लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। दिलचस्प ये है कि पप्पू यादव उनको 70 ड्राइवर देने को तैयार हैं, लेकिन ये एम्बुलेंस देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार में या देश में लोग अस्पताल, इलाज, बेड और एम्बुलेंस के लिए हाहाकार क्यों मचा रहे हैं। क्योंकि जिनके पास साधन और सत्ता है, उनके पास उनके इस्तेमाल के लिए ड्राइवर तक नहीं है। पटना से मनीष कुमार के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ऑक्सीजन खत्म होने को लेकर नोटिस लगाने पर अस्पताल के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और इसके खिलाफ अस्पताल हाईकोर्ट जा चुका है। इसी बीच कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी सोशल मीडिया के जरिए ऑक्सीजन मांगता है या ऑक्सीजन की किल्लत की बात कहता है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन पुलिस का कहना है कि अस्पताल के पास जरूरत भर ऑक्सीजन थी, लेकिन जमाखोरी के लिए उसने कमी का हल्ला मचाया। मामला लखनऊ में गोमती नगर के सन हॉस्पिटल का है। यहां 5 मई को नोटिस लगा दी गई कि यूपी के सीएम और केंद्र सरकार से मांगने के बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिली, लिहाजा तीमारदार मरीजों को बेहतर जगह ले जाएं। अस्पताल कहता है कि उसके पास 80 सिलेंडर का बैकअप रहता है। वो आधा होने पर उसने 2 मई से ही प्रशासन से ऑक्सीजन की गुहार लगानी शुरू की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब नोटिस लगानी पड़ी। तब मेरे पास 5 घंटे का बैकअप लगा हुआ था।
मैंने सुबह 4 बजे यहाँ पे जब हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई, सुबह 5 बजे नहीं दे पाए तो मैंने उसी समय नोटिस यहाँ पे चस्पा करा दी कि कम से कम अपनी सेफ्टी में मैं बचा रहा हूँ। कम से कम तीमारदार ये न कह सके कि मुझे नहीं बताया गया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड को लेकर चल रही एक सुनवाई में 4 मई को अपने आदेश में जो लिखा उससे सरकार की किरकिरी हुई। हाई कोर्ट ने लिखा कि ये खबर भी वायरल हुई है कि लखनऊ के सन हॉस्पिटल और मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल ने वहां भर्ती कोविड मरीजों को लेकर सिर्फ इसलिए हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उन्हें मांगने के बावजूद ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली। अब अस्पताल पे पुलिस ने मुकदमा कर दिया है। उसके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, महामारी अधिनियम और आईपीसी की दफा 188 और 269 में एफआईआर हुई। इसमें आरोप है कि अस्पताल के पास अपनी जरूरत की ऑक्सीजन थी। अस्पताल ने झूठ बोला कि 38 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में 25 मरीज भर्ती थे, उनमें 20 ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। अस्पताल ने सोशल मीडिया पे नोटिस डाल बेजा दबाव बनाया। अस्पताल ने जमाखोरी के लिए सिलेंडर मांगे, लेकिन अस्पताल इसके खिलाफ हाईकोर्ट चला गया है। अब अदालत ही फैसला करेगी कि पुलिस का दावा सही है या अस्पताल का। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सर, आप एक बार तीमारदार से पूछ लीजिए, मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन निर्दोष होकर अगर सजा मिले तो उसमें कष्ट होता है सर। अब चाहे सरकार अपनी दामन बचा रही, चाहे अधिकारी अपना दामन बचा रहे हैं। सन कोविड हॉस्पिटल में अब ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से कुछ बेहतर हुई है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि अभी भी उस तरह नहीं है जितनी लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होनी चाहिए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली शहर रोजाना 700 मीट्रिक टन से लेकर 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रहा है, लेकिन मुंबई शहर ने 240 मीट्रिक टन में ही काम चलाया। वैसे वक्त में भी जब 11,000 से ज्यादा रोजाना मामले कोविड के सामने आ रहे थे। तो क्या है ये ऑक्सीजन मैनेजमेंट और मुंबई मॉडल, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है? देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबईकरों की सांस बचाने की मुहिम बीएमसी ने पिछली लहर से ही शुरू कर रखी थी। ये है लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक और दूसरी तरफ है ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट। लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक मुंबई के 20 अस्पतालों में पिछले साल मई-जून महीने में ही फिट किए गए थे। 13,000 किलोलीटर वाली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक शहर के 13 अस्पतालों में फिट किए गए। 2 अस्पतालों में 10,000 और 5 अस्पतालों में 6,000 किलोलीटर वाले स्टोरेज टैंक के साथ ही मुंबई के अस्पताल रिफिल मोड से हटकर स्टोरेज सप्लाई मोड में लाए गए। बीएमसी के 2 एडिशनल कमिश्नर्स के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी डाली गई। स्वास्थ्य से जुड़ी हर संकट जहां हेल्थ के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी हल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा प्रोजेक्ट्स विभाग के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पी वेलरसू को दिया गया। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में डबल टाकी बिठाया, उसका क्या फायदा हुआ? हमारा टैंकर लेट आ गया तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्टॉक में था। दिल्ली में मैंने देखा, उसमें एक समझ आ रहा, उसको बैक टू बैक चल रहा है, उसका टैंकर आने के लिए लेट हो रहा है। अपना पास ये हमने इतना 20 टैंक बिठाया, उसमें बहुत अपना को ये फायदा मिला। हम थोड़ा रिस्क लिया, इसमें खर्चा तो हुआ उसको, लेकिन अप्रूवल लेके हम आगे जाके उसको पूरा फिट कर दिया। सो वो फिट करने के बाद 8-9 महीना तो हमको वो यूज में नहीं आया था, यूज में नहीं आया था। हमको भी लग रहा था ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया, बट ये सेकंड वे में वो पूरा काम आ गया। इसको वजह से हमारा कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुंबई शहर को नवी मुंबई के 2 रिफिलिंग स्टेशनों से ऑक्सीजन मिलती है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में रिफिलिंग में गड़बड़ी हुई, साथ ही शहर के ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा दूसरे जिलों में भेजा गया। मुंबई में अफरा तफरी देखी गई। 17 अप्रैल को 168 मरीजों को आनन फानन में ज्यादा ऑक्सीजन स्टोरेज वाली फैसिलिटी में ट्रांसफर किया गया। एफडीए एक्शन में आई मुंबई का 240 मीट्रिक टन का कोटा तय हो गया। बीएमसी ने रिफिलिंग स्टेशनों पर ऑक्सीजन इंस्पेक्टर तैनात कर दिए। उधर अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत सीमा में रहे, इसलिए शहर के हर वार्ड में ऑक्सीजन नर्स को अपॉइंट किया गया। और हमने निजी अस्पतालों को भी हम सप्लाई के लिए उनको भी चैनलाइज कर रहे हैं। उनकी अगर सप्लाई खत्म होता है तो हमने उनको बोल रखा कि 16 घंटे पहले हमको बता दो, अगर आपका सप्लाई नहीं दे पाया तो हम आपको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमारा डिस्चार्ज रेट भी बढ़ा, हमारा CFR भी कम हुआ, जो केस फैटेलिटी रेट है, जो मौत के जो संख्या है वो भी कम हो रही है। हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली ऐसी ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट भी मुंबई में 2 जगह फिट हैं, जिनसे 2240 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन हर दिन बनता है। तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए अब ऐसे 16 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि शहर के पास अपना ऑक्सीजन हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और अब आइए आपको दिखाते हैं मदद के जज्बे की कहानी। दिल्ली पुलिस के 56 साल के एएसआई राकेश कुमार ने मानवता की नई मिसाल पेश की है। करीब 1 महीने पहले उन्हें दिल्ली के लोधी शवदाह गृह में तैनात किया गया था, ड्यूटी पर लगाया गया था ताकि कानून व्यवस्था यहां पर बनाई जा सके। लेकिन 1 महीने से राकेश कुमार अपने घर ही नहीं गए हैं, परिवार से दूर हैं, बेटी की शादी तक उन्होंने टाल दी है। और क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, सौरभ शुक्ला ने उनसे बात करके जाना। इस रिपोर्ट में देखिए। 56 साल के एएसआई राकेश कुमार जैसे हर शव का पूरा इंतजाम खुद करने में जुटे। एम्बुलेंस से शव को निकालकर कंधा देना, चिता के लिए खुद लकड़ियां इकट्ठा करना और जिसका कोई ना हो उसके लिए अग्निदान भी करना, और इसके लिए वो सब कुछ छोड़ देने बरमादा हैं। हम जब उनसे मिलने पहुंचे तो वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड दिखाने लगे। शुक्रवार 7 मई को बेटी की शादी थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के लिए उन्होंने इसे टाल दिया। आज मेरी बेटी की शादी थी, मैं उसकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, बीमारी के कारण मैंने अपनी बेटी की शादी कैंसिल कर दी। हाँ, यहाँ स्टाफ कम है जी, कम स्टाफ है जी यहाँ पंडितों का जी, इनका ढोने वाला सेवादार सारे चले गए जी। यहाँ पर हर रोज शव ज्यादा आ रहे हैं कोरोना के? हाँ जी, कोरोना काल में ज्यादा आ रहे हैं जी। ये बताइए कि आप घर नहीं गए तब से? नहीं सर, नहीं जी, घर नहीं गए जी, बैरिक में रखते हैं जी। दिल्ली पुलिस ने अपना प्लाज्मा बैंक भी बनाया है, जहां दिल्ली पुलिस के जवान कोरोना से ठीक होने के बाद प्लाज्मा दे रहे हैं। यही नहीं, वो ऑक्सीजन लेकर चल रहे टैंकरों को एस्कॉर्ट करके अस्पताल तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। वो कई बार खबर मिलने पर लोगों के घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में लगे हुए हैं। कई पुलिसकर्मी पिछले 1 महीने से अपने घर तक नहीं गए हैं। 24 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की तरफ से जीवन रक्षक नाम का एक प्लाज्मा डोनेशन पोर्टल की शुरुआत की गई थी, और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि जो भी कोविड से रिकवर होते हैं वो इस पोर्टल में प्लाज्मा डोनेशन के लिए अपना नाम दर्ज कराएं, क्योंकि प्लाज्मा की डोनर्स के मुकाबले प्लाज्मा जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों की संख्या काफी ज्यादा है, और जान बचाने के लिए दिल्ली पुलिस की जीवन रक्षक पहल में सहयोग करें, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आए। लोगों की सेवा करने के अलावा दिल्ली पुलिस हर रोज ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की काला बाजारी कर रहे लोगों की धरपकड़ भी कर रही है। लगभग 28 दिन से यहाँ पर तैनात हैं और अपने घर नहीं गए, यहीं थाने में ही, बैरक में ही सो जाते हैं। और इनका कहना है कि काम जिंदगी भर किया है, लेकिन अगर उनको ये अवसर मिला है कि वो काम के साथ साथ लोगों की सेवा कर पाएँ, तो वो उसके लिए आगे बढ़ चढ़ करके अपना पूरा जो उनके पास है वो पूरी जोर लगा रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं, और इनका कहना है कि आगे भी वो ऐसा ही करते रहेंगे। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ लोधी क्रेमेटोरियम से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 16 करोड़ की कीमत वाले इंजेक्शन से किस तरह से एक 5 महीने के बच्चे की जान बचाई गई, पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। रुपए के एक इंजेक्शन से एक 5 महीने के बच्चे को नया जीवन दिया गया, और ये पैसे क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा हुए। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। 5.5 महीने के मासूम बच्चे धैर्यराज की जान बस एक इंजेक्शन से बच सकती थी, लेकिन उस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए पड़ रही थी। अहमदाबाद में नौकरी पेशा पिता ने लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने समाज से मदद मांगी और समाज ने भी निराश नहीं किया। 42 दिन में 16 करोड़ रुपए जुटा दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी गुजरात की जनता को आभार मानूंगा और पूरे देश की जनता को आभार मानूंगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी 6.5 करोड़ रुपए टैक्स माफ किया, उसके लिए उनको भी थैंकफुल। ऐसा नहीं कि ये पैसे किन्हीं करोड़पतियों से जुटाए गए हैं, इसमें आम लोगों ने मदद दी है। 2,64,000 से ज्यादा लोगों ने पैसे दिए। पैसे जुटाने की ये मुहिम मुंबई के एनजीओ इम्पैक्ट गुरु ने संभाली। यह फंडरेजर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि हर सेकंड में एक डोनेशन आने लगा। आज हमें यह बताने में बेहद खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि पिछले 6 महीनों में हमने 2 ऐसे केसेस में यह राशि जुटाई और यह मुकाम हासिल किया, बेबी धैर्यराज सिंह और बेबी तीरा कामत के लिए। धैर्यराज को जो बीमारी हुई है उसका नाम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। उसे अब इंजेक्शन पड़ चुका है। 2 साल में वह बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, क्योंकि उसे सही समय पर इलाज मिल गया है।
स्पाइनोमस्कुलर एट्रोफी एक रेयर जेनेटिक बीमारी है जो 8 से 10 हजार में से एक बच्चे को होती है। इस बीमारी में मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। बच्चे को चलने फिरने में, बैठने में, सिर पकड़ने में, खाने पीने में और सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। जो सिवियर फॉर्म्स में हैं इस बीमारी के, उसमें 1 से 2 साल के अंदर बच्चे की मौत भी हो सकती है। पर पेरेंट्स ने अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने रिसोर्सेज के बलबूते पे 16 करोड़ 2 महीने के अंदर जमा कर लिए और कल हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में सक्सेसफुली हमने ये इंजेक्शन धैर्य सिंह राठौर को दे दिया है। ये सच है कि हमारी दुनिया में बहुत छोटापन, बहुत क्रूरता, हिंसा और खुदगर्जी भी है, लेकिन इसी दुनिया में एक छोटे से बच्चे की कहानी रोशनी की तरह आ जाती है और लगता है कि अंततः इंसानियत बची है और दुनिया भी बची रहेगी। मुंबई से सलाम काजी और कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।